फरदीन, तेरा पहले का तो कुछ कंप्लीट नहीं है, अचानक से ज्वाइन करके कोई मतलब नहीं. आई एम नॉट स्टार्टिंग विद एनी न्यू टॉपिक. फर्स्ट यू हैव टू कंप्लीट ऑल द ओल्ड टॉपिक्स. आर यू एट पार विद अदर टॉपिक्स? चलो हम लोग कंटिन्यू करेंगे. वी वर डूइंग, वी हैव started with lecture number 5, corporate assets. Corporate assets हम लोग कंटिन्यू करेंगे. Yes, Fardin, I am talking something. I've spoken something. Please reply, and if you have not done, you have to leave. There's a chat box. There's a hand raise where you can speak to me. Now, corporate assets. I have explained this regarding corporate assets. कॉर्पोरेट एसेट्स में एचओ बिल्डिंग आ गई, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर आ गया. एंड कॉर्पोरेट एसेट्स में क्या है ना, वो एसेट्स इंडिविजुअली कोई कैश जनरेट नहीं करता है, बट दूसरे एसेट्स को कैश जनरेशन में हेल्प करता है. सो दीज आर द कॉर्पोरेट एसेट्स. और कॉर्पोरेट एसेट्स भी एलोकेबल अनएलोकेबल हो सकता है, जो हमने डिस्कशन किया था. एचओ बिल्डिंग है, एचओ बिल्डिंग अपने आप से कोई कैश जनरेट नहीं करता है, बट एचओ बिल्डिंग में एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है. बिना एचओ बिल्डिंग के बिजनेस नहीं चलता है. सो इट हेल्प्स अदर एसेट्स एंड सीजीयूज टू जनरेट कैश इनफ्लो. सिमिलरली रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बिल्डिंग है, वो अपने आप में कोई कैश जनरेट नहीं करती है, बट इट हेल्प्स अदर एसेट्स. अगर रिसर्च सक्सेसफुल हो गई ना, तो फिर तो पैसा ही पैसा है. इट हेल्प्स अदर एसेट्स टू जनरेट कैश इनफ्लोस. सो ये कॉर्पोरेट एसेट्स है, और इनमें भी दो केस बनता है, एलोकेबल एंड अनएलोकेबल. पहले एलोकेबल का मैंने एग्जांपल लिखवा दिया था. वी विल सॉल्व दिस एग्जांपल, पहला एलोकेबल का और फिर उसके बाद अनएलोकेबल का. लुक एट द एग्जांपल. इन दिस एग्जांपल वी हैव अ कॉर्पोरेट बिल्डिंग. हमारे पास एक कॉर्पोरेट बिल्डिंग है ऑफ 10 lakhs रुपीज. दिस कॉर्पोरेट बिल्डिंग इज ऑफ 10 lakhs. और अपने पास रिलेटेड सीजीयू है. रिलेटेड सीजीयू में क्या क्या है अपने पास? एक तो सीजीयू ए जिसकी कैरिंग अमाउंट 50 lakhs है और रिकवरेबल अमाउंट 40 lakhs है, तो यहाँ पे 10 lakhs का इम्पेयरमेंट लॉस है. एंड सीजीयू बी 75 lakhs इज द कैरिंग अमाउंट और 60 lakhs का रिकवरेबल अमाउंट है, तो यहाँ पे 15 lakhs का इम्पेयरमेंट लॉस है. They want us to calculate carrying amount, revised carrying amount of CGU, AB as well as corporate assets. इन सब का हमको रिवाइज कैरिंग अमाउंट पूछा हुआ है. चलो सॉल्व करेंगे. हाउ टू डू द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन दिस केस. लिखो सॉल्यूशन. हाँ, स्टेटमेंट शोइंग इम्पेयरमेंट लॉस. Statement showing impairment loss. Statement showing impairment loss और ब्रैकेट में लिख दो कॉर्पोरेट एसेट्स. इनटू ब्रैकेट राइट कॉर्पोरेट एसेट्स. into bracket, write corporate assets, close the next line,
चलो लिखोगे पहले कैरिंग अमाउंट, और ये कॉर्पोरेट एसेट बिल्डिंग है ना, एलोकेबल है। तुमको मालूम है एलोकेबल गुडविल के केस में भी हमने गुडविल ऐड कर दिया था, तो यहाँ पे भी हम लोग ऐड कर देंगे प्लस कॉर्पोरेट एसेट बिल्डिंग, तो हमको मिल जाएगी कैरिंग अमाउंट, वी विल गेट कैरिंग अमाउंट इंक्लूडिंग कॉर्पोरेट एसेट, कैरिंग अमाउंट कैरिंग अमाउंट इंक्लूडिंग कॉर्पोरेट एसेट्स, और इससे हम लोग कंपेयर करेंगे रिकवरेबल अमाउंट को, and we will get impairment loss. Impairment loss, यहाँ पे दो कॉलम बनाना है अपने को, CGU A and CGU B. CGU A and CGU B लिख लो ऊपर से। कैरिंग अमाउंट ये रही 50 lakhs and 75 lakhs. We have here 50 lakhs, 75 lakhs. 50 lakhs, 75 lakhs. बिल्डिंग अपने पास है 10 lakhs. कॉर्पोरेट बिल्डिंग इज ऑफ 10 lakhs. सो ये जो 10 lakhs है ना, इसको हम लोग एलोकेट करेंगे between CGU A and B in their carrying amount ratio, that is 50:75. ये लाइफ सेम होती है ना, तब ये रेशियो में करते हैं। अगर CGU A और B की लाइफ अलग होती ना, तो रेशियो चेंज हो जाता था। मैंने ये प्रॉब्लम में एज्यूम करवा के रखा है, एज्यूम CGU A and B's life is same, so 50:75. 10 lakhs divided by 125 into 50, you get 4 lakhs, 4 lakhs and 6 lakhs. सो कॉर्पोरेट बिल्डिंग को हमने कैरिंग अमाउंट के रेशियो में एलोकेट कर दिया, एंड इंक्लूडिंग बिल्डिंग दिस इज 54 lakhs and this is 81 lakhs. Now check the recoverable amount. You can see here the recoverable amount is 40 lakhs and 60 lakhs. $40 lakhs and 60 lakhs. सो यहाँ पे पहले वाले में इम्पेयरमेंट का लॉस आ गया 14 lakhs. We have impairment loss of 14 lakhs. And 21 lakhs. Impairment loss of 21 lakhs. अब ये जो 14 lakhs का impairment loss है ना, CGU A में, वो खाली CGU A का नहीं है, A का भी है और साथ में बिल्डिंग भी है साथ में, क्योंकि हमने बिल्डिंग एलोकेट कर दिया था। और ये 21 lakhs भी खाली CGU B का नहीं है, B का भी और बिल्डिंग का भी है। बट ये क्या रेशियो में करेंगे, वो ये रेशियो में करेंगे। 50 + 4
50:4, ये उनके फिर से कैरिंग अमाउंट के रेशियो में। नाउ वर्टिकल कैरिंग अमाउंट्स, और यहाँ पे है 75:6, 6:75, 6 building and 75 is the CGOP. सो ये इम्पेयरमेंट लॉस अब एलोकेट करेंगे, एलोकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस। एक बार इम्पेयरमेंट लॉस आ गया ना, फिर उसका एलोकेशन। सो 14 lakhs into 50 divided by 54, 12,96,296. 12,96,296 minus 14 lakhs, 1,03,704. 1,03,704. रिगार्डिंग दिस 21 lakhs, ये 21 lakhs के लिए 21 lakhs into 6 by 81, ये हो गया 1,55,556. 1,55,556 minus 21 lakhs, 19,44,444. ये सीजीयू बी का हो गया, और ये बिल्डिंग का दोनों का अगर कंबाइन करेंगे ना, तो पूरे बिल्डिंग का अपने को इम्पेयरमेंट मिल जाएगा। सो बिल्डिंग का कंबाइंड इम्पेयरमेंट, अब हम लोग रिवाइज कैरिंग अमाउंट निकाल सकते हैं, बिकॉज हमारे पास इंडिविजुअल कैरिंग अमाउंट और इम्पेयरमेंट लॉस है। ये दोनों का टोटल निकाल लो। 1,03,704 प्लस 1,55,556, 1,03,704. This is 2,59,260. ये लो। सो इम्पेयरमेंट लॉस कैसे किया हम लोग ने? पहले ना बिल्डिंग को साथ में इंक्लूड कर लिया, हमने पहले बिल्डिंग को साथ में इंक्लूड कर लिया, और एक बार बिल्डिंग साथ में इंक्लूड होने के बाद में रिकवरेबल अमाउंट माइनस किया, और इम्पेयरमेंट लॉस आया ना, तो ए में बिल्डिंग थी, तो ए में ए का और बिल्डिंग का दोनों का एलोकेशन किया इन द वर्टिकल कैरिंग अमाउंट। ये वर्टिकल कैरिंग अमाउंट है जो उनके कैरिंग अमाउंट में इंक्लूड किया था। सेम वे फॉर बी ऑल्सो। हाँ, इम्पेयरमेंट लॉस मिल गया ना, इसको पार्ट 1 ऑफ द सॉल्यूशन बना लो। अभी इम्पेयरमेंट लॉस माइनस करके हम लोग रिवाइज कैरिंग अमाउंट निकाल लेते हैं। देखो नंबर 2, स्टेटमेंट शोइंग रिवाइज कैरिंग अमाउंट। Statement showing revised carrying amount. Statement showing revised carrying amount after impairment loss. After impairment loss, carrying amount minus impairment loss. Carrying amount minus impairment loss. Revised carrying amount.
और अब 2 नहीं 3 कॉलम बना लो। ड्रॉ 3 columns. ABN बिल्डिंग, इनकी कैरिंग अमाउंट इधर है अपने पास 50 lakhs, 75 lakhs and 10 lakhs. $50 lakhs, 75 lakhs and 10 lakhs. और यहाँ पे अपने पास है इम्पेयरमेंट लॉस 12,96,296. बिल्डिंग का है 259,260. और 19,44,444. ये माइनस करके हमको रिवाइज कैरिंग अमाउंट मिल जाएगी। जरा वर्कआउट करके बताते जाओ। फर्स्ट सेकंड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड, $50 minus 1296, 296, 37,03,704. $75 lakhs में से माइनस करो 19,44,444. $55 lakhs 55,556. और लास्ट वाला निकालो। $740, $740. $740, $740. ये लो, पहला केस हो गया, देख लो। जस्ट बाय लुकिंग एट द सॉल्यूशन इटसेल्फ तुमको याद आ जाएगा। नीचे लिख लो स्टेप्स टू सॉल्व। All of you write steps to solve. When corporate assets are allocable. Steps to solve when corporate assets are allocable. Number 1, allocate corporate assets. Allocate corporate assets. Allocate corporate assets in the ratio of carrying amount. Allocate corporate assets in the ratio of carrying amount of related CGU. Allocate corporate assets in the ratio of carrying amount of related CGU. देख लो ना,
ये 10 lakhs को हम लोग ने ये कैरिंग अमाउंट के रेशियो में किया ना, ये कैरिंग अमाउंट के रेशियो में किया ना 50:75। लेकिन ये कब करने का, व्हेन द यूजफुल लाइफ इज सेम। Allocate corporate assets in the ratio of carrying amount of CGU। इसको पॉइंट ए बना लो। इफ यूजफुल लाइफ ऑफ सीजीयूज आर सेम, अगर यूजफुल लाइफ सेम नहीं है ना तो फिर ये एलोकेशन का रेशियो अलग होगा। नंबर बी लिखोगे। इफ यूजफुल लाइफ इज डिफरेंट, if useful life of CGUs is not same, then allocation of corporate assets then allocation of corporate assets will be made on the basis of weighted ratio। वेटेड रेशियो कैलकुलेटेड एज अंडर। मैंने प्रॉब्लम में लाइफ सेम बोली थी तो तुमने सीधा कैरिंग अमाउंट के रेशियो में कर लिया, लेकिन अगर लाइफ अलग होती ना तो हम लोग वेटेड रेशियो में कैलकुलेट करते थे। और वेटेड रेशियो, हाउ टू गेट द वेटेड रेशियो, weights will be carrying amount into useful life। CGU A का कैरिंग अमाउंट इंटू यूजफुल लाइफ, CGU B का कैरिंग अमाउंट इंटू यूजफुल लाइफ, और वो जो रेशियो बनेगा वो रेशियो में हम लोग बाइफरकेशन करेंगे। सो हाउ टू गेट द वेटेड रेशियो, कैरिंग अमाउंट ऑन इंटू यूजफुल लाइफ से मिलेगा। आगे एक प्रॉब्लम में मैंने रखा भी ऐसा क्वेश्चन, तो ये वाला पॉइंट कवर हो जाएगा। फिर एक बार अपने को इंपेयरमेंट लॉस मिल गया ना तो इंपेयरमेंट लॉस का भी डिवीजन करेंगे। कैलकुलेट impairment loss for each CGU including corporate asset और फिर उसके बाद में वो इम्पेयरमेंट लॉस को डिवाइड कर देंगे बिटवीन सीजीयू एंड कॉर्पोरेट एसेट्स, वो वर्टिकल कैरिंग अमाउंट रेशियो। हाँ, डिवाइड इम्पेयरमेंट लॉस between CGU and corporate asset between CGU and corporate asset in the ratio of their carrying amount। In the ratio of their carrying amount।
फाइंड द रेशियो ऑफ देयर कैरिंग अमाउंट. सो इवन दिस क्वेश्चन हम लोग ने एक एग्जाम्पल कर लिया, एज वेल एज आई हैव गिवन द स्टेप्स ऑल्सो. वैसे वो एग्जाम्पल देखते हैं तुमको सब कुछ रिकैप हो जाएगा. अभी हम लोगों को क्लास टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन सॉल्व करना है. एक तो क्वेश्चन नंबर 17 है. 17 करने के बाद में मैं कॉर्पोरेट एसेट्स अनएलोकेबल कराऊंगा, उसका एक एग्जाम्पल दूंगा. और वो एग्जाम्पल करने के बाद अपने क्लास टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल है वो सॉल्व कर लेंगे. सो दैट विल बी द लास्ट पार्ट. फिर अपना यूनिट 3 चालू हो जाएगा. मेरे को आज खाली कॉर्पोरेट एसेट्स कंप्लीट करना है. चलो अगला एक एग्जाम्पल ले लो. टेक एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 17 ऑफ आवर क्लास टेक्स्ट बुक. फिफ्टीन 16 आज कर लिया था हम लोग ने. ये पहले कर चुके हम लोग. 15 16 दोनों ही कर चुके हैं. क्वेश्चन नंबर 17 ये वैसा ही क्वेश्चन है जैसा अभी मैंने एग्जांपल दिया था ना, सीजीओ ए और बी का. ये जो मेरा एग्जांपल था ये लगभग ऐसा ही क्वेश्चन है. तो मैं तो बोलता हूँ एक जरा स्टेटमेंट बना लो, फिर हम लोग पढ़ते जाएंगे और अमाउंट फिलअप करते जाएंगे. बना लो, ये स्टेटमेंट बना लो एक. इतना स्टेटमेंट बना के रखो. करो करो, कंप्लीट हो जाए तो बोल दो मेरे को. नोटिफाई इन चैट बॉक्स वंस इट इज डन. और ये दूसरा स्टेटमेंट भी बना लो. Prepare the second statement also.
करो करो फटाफट। लिख दो ऊपर क्वेश्चन 17। क्वेश्चन नंबर 17। कॉर्पोरेट एसेट्स का ये अर्थ इंफ्रा लिमिटेड हैज टू कैश जनरेटिंग यूनिट्स एक्स एंड वाई। एक्चुअली एक्स एंड वाई नहीं है, सीजीयू ए एंड बी है। आगे देखो ए, आगे ए और बी लिखा हुआ है, इसको ए बी कर दो। There is no goodwill within the unit's carrying values. The carrying values of CGUs are CGU A 20 millions and CGU B 30 millions। ये लो, ए और बी भी लिख दिया ना, ऊपर लिख दो रुपीज इन मिलियंस। कैरिंग अमाउंट 20 मिलियंस एंड 30 मिलियंस। ये प्रॉब्लम में भी कुछ लाइफ के लिए बोला नहीं है, तो वी एज्यूम यूजफुल लाइफ इज सेम। द कंपनी हैज एन ऑफिस बिल्डिंग which it is using as an office headquarter and has not been included in above values and can be allocated to the units on the basis of their carrying values। On the basis of their carrying values तो वो लोग तभी बोलेंगे ना जब भी उनकी यूजफुल लाइफ सेम है। द ऑफिस बिल्डिंग इज 10 lakhs, 10 lakhs नहीं 10 millions है, 10 millions। सो ये 10 millions को हम लोग 2:3 के रेशियो में कर देंगे। वी विल bifurcate this 10 millions in the ratio of 2:3। हाँ, 2:3 का मतलब 4 और 6 हो गया। दिस इज 24 एंड दिस इज 36। नाउ फर्दर वी प्रोसीड। आगे अपने को चाहिए रिकवरेबल अमाउंट। फॉर रिकवरेबल अमाउंट आगे देखो प्रॉब्लम में क्या दिया है। द रिकवरेबल अमाउंट इज बेस्ड ऑन वैल्यू इन यूज 18 millions फॉर ए and 38 millions for CGUB। Recoverable amount 18 here and 38 here। 38 का मतलब है यहाँ पे तो कोई इम्पेयरमेंट लॉस ही नहीं है। देयर इज नो इम्पेयरमेंट लॉस। और यहाँ पे इम्पेयरमेंट लॉस है 6 का, जो कि हम लोग ये वर्टिकल रेशियो में बाइफरकेट कर लेंगे 20:4। 20:4 6 डिवाइड बाय ये आ गया 5 एंड 1। चलो हम लोग रिवाइज कैरिंग अमाउंट लिख सकते हैं 20 30 एंड 10। और इसका इम्पेयरमेंट लॉस है 5, इसका कुछ नहीं है, और बिल्डिंग का है 1। सो रिवाइज कैरिंग अमाउंट 15 30 एंड 9। ये हो गया। सो मैंने एलोकेबल वाला केस खत्म कर दिया। अब हम लोग करेंगे इफ कॉर्पोरेट एसेट्स आर अनएलोकेबल। हम लोग सेकंड केस में जाएंगे। पहला केस था ये रहा, इफ एलोकेशन ऑफ कॉर्पोरेट एसेट इज पॉसिबल। इसको केस 1 लिख दो। अब लिखो केस 2। केस 2
if allocation of corporate assets, पहला वाला बोला था पॉसिबल है, if allocation of corporate asset is not possible, that is unallocable. Allocation of corporate asset is not possible, it's better to go with example. बेस्ट एग्जाम्पल में मैं समझा पाता हूँ कि किस तरीके से हमको इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करनी है. लिखो ऑफिस बिल्डिंग, ऑफिस बिल्डिंग 10 lakhs, related CGU, carrying amount and recoverable amount. रिलेटेड सीजीयू, दो सीजीयू है, ए बी. ए एंड बी. $40 lakhs, $50 lakhs, this is the carrying amount. Regarding recoverable amount, 38 lakhs and 45 lakhs. Total recoverable amount for all CGUs including building. टोटल रिकवरेबल अमाउंट, अरे इंडिविजुअल रिकवरेबल अमाउंट तो दिया ही है, साथ में एक इंफॉर्मेशन और दे रहे जो अपने पास पहले वाले केस में नहीं था, एलोकेबल वाले केस में नहीं था. टोटल रिकवरेबल अमाउंट for all CGUs including building. Total recoverable amount for all CGUs including building. Including building rupees 90 lakhs. Rupees 90 lakhs, calculate impairment loss for building. Calculate impairment loss for building. सिर्फ पूछा तो बिल्डिंग के लिए, लेकिन सबके लिए करना पड़ेगा, खाली बिल्डिंग का नहीं निकाल सकते. Write down solution. Statement showing impairment loss. Statement showing impairment loss. Carrying amount
इस बार अनअलोकेबल है तो बिल्डिंग ऐड नहीं करेंगे, सीधा माइनस। नॉर्मली क्या करते हैं हम लोग, कैरिंग अमाउंट माइनस रिकवरेबल अमाउंट, वी गेट इंपेयरमेंट लॉस। और साथ में अगर एलोकेबल है तो वो एसेट को ऐड भी कर लेते हैं। इस बार अनएलोकेबल है, मैं खाली एक माइनर चेंज करूंगा, जो आज तक मैंने क्या करवाया था, कैरिंग अमाउंट माइनस रिकवरेबल अमाउंट इज इक्वल टू इंपेयरमेंट लॉस। लेकिन इस बार मैं उल्टा करूंगा, कैरिंग अमाउंट माइनस इंपेयरमेंट लॉस, एंड वी गेट recoverable amount, that is revised carrying amount. Recoverable amount, that's nothing but revised carrying amount. एक मैंने माइनर चेंज किया बस, अनएलोकेबल है ना, इसलिए मैंने कैरिंग अमाउंट के साथ बिल्डिंग ऐड नहीं की। अब यहां पे अपने आप बनेगा 3 कॉलम, सीजीयू ए, सीजीयू बी एंड टोटल कॉलम, सीजीयू ए बी एंड टोटल। बिल्डिंग इंक्लूडेड है ही नहीं, और लिख लो कैरिंग अमाउंट 40 lakhs एंड 50 lakhs। टोटल हो गया 90 lakhs। फिर रिकवरेबल अमाउंट देके रखा है 38 lakhs एंड 45 lakhs। 38 lakhs, 45 lakhs, 38 45 comes to 83 lakhs। इससे हमको मिल जाएगा इम्पेयरमेंट लॉस 7 lakhs, हियर इट इज 5 lakhs, ये लो 2 lakhs। अब एक बार इंडिविजुअल एसेट्स का इम्पेयरमेंट लॉस मिल गया ना, फिर उसके बाद बिल्डिंग, ये 10 लाख की बिल्डिंग है, ये 10 लाख की बिल्डिंग ऐड करेंगे, ऐड कॉर्पोरेट बिल्डिंग। और ये टोटल कॉलम में ऐड करेंगे। अनएलोकेबल है इसलिए कोई इंडिविजुअल कॉलम में ऐड नहीं किया हमने, और हमको मिल जाएगा कैरिंग अमाउंट इंक्लूडिंग, we get carrying amount including corporate building, carrying amount including corporate building 93 lakhs, 93 lakhs। अब ये ना बिल्डिंग विदाउट इंपेयरमेंट लॉस है, और ऊपर जो ये 83 lakhs है ना, ए और बी, ये तो इंपेयरमेंट लॉस माइनस करके ये विदाउट इंपेयरमेंट लॉस है। सो ये 93 lakhs में सीजीयू ए एंड बी तो आफ्टर इंपेयरमेंट लॉस है, और बिल्डिंग विदाउट इंपेयरमेंट लॉस है। तो अब मेरे को एक रिकवरेबल अमाउंट दिया हुआ है सबका, टोटल रिकवरेबल अमाउंट ऑफ ऑल सीजीयूज इंक्लूडिंग बिल्डिंग 90 lakhs। अब ये रिकवरेबल अमाउंट हम लोग माइनस करेंगे, रिकवरेबल अमाउंट 90 lakhs, आइए रिकवरेबल अमाउंट माइनस करेंगे 90 lakhs। और बच्चों देखो, अब ये जो 3 lakhs का इंपेयरमेंट लॉस आया ना, ये बिल्डिंग का आया है, क्योंकि सीजीयू ए और बी तो ऑलरेडी इंपेयरमेंट लॉस माइनस होके ही 83 lakhs दिखा रहे थे। ये सीजीयू ए और बी का जो 83 lakhs है ना,
ये इम्पेयरमेंट लॉस माइनस होके ही दिख रहा था। सो ये 83 लैक्स में ऑलरेडी इम्पेयरमेंट लॉस माइनस हो चुका है। ये 10 लैक्स में से माइनस नहीं हुआ था। सो अब जो 3 लैक्स का इम्पेयरमेंट आया ना, दिस इज इम्पेयरमेंट लॉस ऑफ बिल्डिंग, दिस इज इम्पेयरमेंट लॉस ऑफ कॉर्पोरेट बिल्डिंग। उनको बिल्डिंग का ही चाहिए था। दिस इज इम्पेयरमेंट लॉस ऑफ और अगर कैरिंग अमाउंट चाहिए उनकी रिवाइज कैरिंग अमाउंट, तो 10 लैक्स में से माइनस कर देंगे 3 लैक्स। रिवाइज कैरिंग अमाउंट ऑफ कॉर्पोरेट एसेट, रिवाइज कैरिंग अमाउंट ऑफ corporate asset is 7 lakhs. ये लो, मैंने अनअलोकेबल भी कवर कर दिया। यू हैव कवर्ड अनअलोकेबल। यस एवरीवन, दिस इज द केस ऑफ अनअलोकेबल। समझ में आएगा सब लोगों को? ये सॉल्यूशन है अनअलोकेबल का। ये पॉज लेके करना था और कुछ नहीं, एक साथ नहीं करना था, नहीं तो क्या पता नहीं चलता था। मेरे को एक पॉज लेके करना था, तो मैंने बीच में सेशन में तुमको ब्रेक दिया और उसके बाद में करवाया। कॉर्पोरेट एसेट मैंने समझा दिया, तुमको एग्जांपल लिखवा के छोड़ दिया था। क्या पूरा गुडविल कंप्लीट किया, गुडविल के बाद कॉर्पोरेट एसेट शुड बी डन आफ्टर अ पॉज। सो एलोकेबल वाले में हम लोग बिल्डिंग ऐड कर देते कैरिंग अमाउंट में, यहाँ पे ऐड नहीं किया। कैरिंग अमाउंट खाली एक माइनर चेंज किया, माइनस इंपेयरमेंट लॉस, फिर मिला रिकवरेबल अमाउंट। आफ्टर दैट वी गॉट रिकवरेबल अमाउंट। और ये रिकवरेबल अमाउंट को ऐड करके जब टोटल कॉलम में गए ना, फिर टोटल कॉलम में जाके कॉर्पोरेट बिल्डिंग ऐड किया, और फिर कैरिंग अमाउंट इंक्लूडिंग कॉर्पोरेट बिल्डिंग मिल गई, जिसमें 93 लाख जो था ये कैरिंग अमाउंट इंक्लूडिंग कॉर्पोरेट बिल्डिंग, इसमें इंक्लूडिंग कॉर्पोरेट बिल्डिंग इसमें 83 लाख तो इंपेयरमेंट लॉस माइनस करके ही है। सो टोटल रिकवरेबल अमाउंट माइनस करके जो अपने को इंपेयरमेंट मिलेगा ना, वो ए और बी का नहीं मिलेगा। ए और बी ऑलरेडी इंपेयरमेंट हो चुका है, ये मिलेगा कॉर्पोरेट बिल्डिंग का, कॉर्पोरेट बिल्डिंग का। सो ये प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करता है, प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करता है। मेरे पास एक क्वेश्चन और है, वो डिटेल्ड क्वेश्चन है। क्या हिसाब है तोल मोल के बोल। जब जब जो चीज करवाना है मेरे को मालूम है कब कब तुम्हारे दिमाग में बैठेगा, तो मैं वो हिसाब से करवाता हूँ। एक साथ करवाएंगे ना तो सिलेबस तो कंप्लीट हो जाता है, फिर समझ में कुछ नहीं आता। इसके बाद मेरे पास एक क्वेश्चन नंबर 18 है, जो मैं ये क्लास में नहीं कराऊंगा, ये मैं अगले क्लास में कराऊंगा। मेरा काम हो गया आज का। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 आई विल बी डूइंग इन नेक्स्ट क्लास। और अभी नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट होते ही ना, 18 कंप्लीट होते ही अपना यूनिट 2 इज ओवर। और 18th वाले में मैंने दोनों को इंक्लूड किया है, 18th वाले में दोनों को इंक्लूड किया है। तो जब नेक्स्ट क्लास में आते हो ना, तो ये पूरा रिवीजन करके आना गुडविल का और कॉर्पोरेट एसेट्स का, क्योंकि उसमें गुडविल भी है क्वेश्चन नंबर 18 में, उसमें एलोकेबल भी है, अनएलोकेबल भी है। सो एक ही क्वेश्चन में गुडविल और कॉर्पोरेट एसेट्स, एलोकेबल और अनएलोकेबल, दोनों मैंने इंक्लूड कर दिया। उसके बाद अपना एडिशनल इश्यूज चालू हो जाएगा, दैट इज यूनिट 3 बोलता हूं उसको मैं। एडिशनल इश्यू में 3 पॉइंट्स आएंगे, जिसमें पहला पॉइंट बहुत सिंपल है, जो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं। सेकेंड पॉइंट एक नया पॉइंट आएगा, थर्ड पॉइंट विल बी डिस्क्लोजर। और उसके बाद अपना चालू होएगा लास्ट पार्ट, दैट इज इन्वेस्टमेंट्स इन शेयर्स ऑफ सब्सिडियरी कंपनी। मैंने तुमको है ना
इंडिया 36 नॉट एप्लीकेबल में दिया था, इट इज नॉट एप्लीकेबल ऑन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, लेकिन उसके नीचे रेड में लिखा के दिया था इन्वेस्टमेंट्स इन शेयर्स ऑफ सब्सिडियरी कंपनीज, ये भी इन्वेस्टमेंट्स इन शेयर्स है। इन्वेस्टमेंट्स इन शेयर्स एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ही होता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट्स इन शेयर्स ऑफ सब्सिडियरी कंपनी में इंडिया 36 एप्लीकेबल है। और ये अभी यहाँ पे भी कराऊंगा, फिर जब कंसोलिडेशन का स्टैंडर्ड चालू होएगा तो वहां पे भी मैं तुम लोगों को क्रॉस रेफरेंस दूंगा इंडिया 36 का। सो मोस्टली माइट बी जस्ट आई थिंक 2 more लेक्चर्स रिक्वायर्ड। अब अगले 2 लेक्चर में काम हो जाएगा, एक लेक्चर में नहीं होने वाला। नेक्स्ट 2 सेशंस will be required, and after this standard will be over. So mostly from coming Thursday onwards, we'll be starting with a new accounting standard. So अगर कल के लेक्चर में हो गया तो इट्स गुड, नहीं हुआ मेरे को नहीं लगता होगा, तो एक सेशन और जाएगा और उसके बाद हम लोग नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड शुरू कर देंगे। विल स्टार्ट विद द न्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। सो देखो सिलेबस तो आगे बढ़ते जा रहा है, रिवीजन करते रहना। मैंने जैसे बोला कांस्टेंट रीडिंग का काम तुम्हारा चालू रहना चाहिए, क्योंकि रीडिंग करते रहोगे तो सब चीजें याद रहेगी, नहीं तो दिमाग से निकलना चालू हो जाएगा। चलो दैट्स इट, आज का कोटा पूरा, यू ऑल कैन लीव। और श्रीनिवास थोड़ा जल्दी ज्वाइन किया कर, जब ये लेक्चर शुरू होता है ना टाइम पे ज्वाइन किया कर, सबसे लेट तू ही ज्वाइन करता है। चलो बाय बाय, यू ऑल कैन लीव नाउ, यू कैन टेक हॉलीडे, आज का दिन एंजॉय करो संडे।